Hello, my dear students. Welcome to Business Studies classes for 11th standard. We are doing chapter number 7, that is Sources of Business Finance, and this is our part 2, that is topic Retained Earnings and its Futures. So, let's start the video with your Jerry sir to learn about this topic. So, now we are learning about retained profits, or you can say retained earnings, which is also known as owner's fund in a long term finance. So what is retained earnings? Actually, retained earning I will explain with the help of example. Suppose that a business firm is earning a profit of rupees 1 lakh. How much rupees? 1 lakh. एक प्रॉफिट एक बिजनेस फर्म इसने कितना रुपीस का प्रॉफिट अर्न करा? 1 लाख रुपीस का प्रॉफिट अर्न करा, 1 लाख रुपीस का प्रॉफिट कमाया. अब इस प्रॉफिट में से पहले क्या करेगी? उसने 70,000 का, सपोज करते हैं कि 70,000 रुपीज उसने किस में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया? एज अ डिविडेंड एंड फॉर पेइंग टैक्सेस. उसने खर्च कर दिया 70,000 फॉर डिस्ट्रीब्यूटिंग डिविडेंड एंड फॉर पेइंग टैक्सेस. ना हाउ मच रुपीज लेफ्ट? 30,000. तो वो जो 30,000 रुपीज बचा है, उस 30,000 रुपीज को वो यूज करेगा किस चीज के लिए? वो क्या करेगा यहाँ पर अभी? इट विल कीप इट सेफ. बिजनेस क्या कर रहा है? उसको रिटेन कर रहा है, रोक के चल रहा है, उसको अभी खर्च नहीं कर रहा है, बल्कि उसको फ्यूचर यूज के लिए सेव करके रख दे रहा है, ताकि जब फ्यूचर में कोई इस्तेमाल होगा तो उस चीज के लिए वो उसको इस्तेमाल करेगा. तो इस पैसे को हम बोलते हैं रिटेन्ड अर्निंग, यानी अर्निंग का वो पार्ट जो हमने रिटेन कर दिया है, रोक लिया है फ्यूचर यूज के लिए. क्लियर? दैट इज कॉल्ड रिटेन अर्निंग. अब जैसे लिखा है यहाँ पर, रिटेन प्रॉफिट को हम और किस नाम से जानते हैं? प्लफिंग बैक ऑफ प्रॉफिट, और वी कैन से रिटेन अर्निंग, रिटेन प्रॉफिट ऑल्सो वी कैन से, एंड सेल्फ फाइनेंसिंग, क्योंकि हम इससे क्या में दिस इज अ प्रॉफिट ऑफ ओनर ओनली, ओनर का पैसा है, इसलिए हम इसको खुद अपने फाइनेंस करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड सेल्फ फाइनेंसिंग. इट इज ऑल्सो कॉल्ड इंटरनल फाइनेंसिंग एंड रिजर्व्स, और वी कैन से सरप्लस. तो इतने ढेर सारे नाम है आपके किसके? रिटेन्ड प्रॉफिट के, और वी कैन से रिटेन्ड अर्निंग के. ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर फीचर्स ऑफ रिटेन अर्निंग. तो पहला फीचर कहता है इट इज कुशन ऑफ सिक्योरिटी. कुशन ऑफ सिक्योरिटी, कुशन किस इस्तेमाल करते हैं? कुशन वी आर यूजिंग फॉर आवर सपोर्ट, टू हैव इन कंफर्टेबल पोजिशन और इन रिलैक्सिंग पोजिशन. कंफर्ट के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? कुशन को इस्तेमाल करते हैं. तो उसी तरह से हमारा जो रिटेन अर्निंग है किसका काम करता है? कुशन का काम करता है. क्योंकि अगर हमारे पास रिटेन अर्निंग है तो हमें क्या करना, तो हमें डिफिकल्टी नहीं आएगी किस चीज़ के लिए? भाई अगर हमें बिजनेस में फर्म इन्वेस्ट करना है, कुछ रुपीज इन्वेस्ट करना है किसमें? अपने बिजनेस पे. वी नीड टू इन्वेस्ट हाउ मच रुपीज? 5 लाख. तो what we need to do? What we have to arrange this money, as we have learned earlier. We have to arrange this money either by issue of shares, by issue of debentures, and whatever, issue of equity share and issue of preference share, like that. Okay, so we have to go to other institution. So instead of going to other institution, what we can do, we can use that money which we have already retained. Right now I have given rupees 30,000 retained earnings. So every year the बिजनेस विल अर्न प्रॉफिट. हर साल भाई बिजनेस प्रॉफिट कमाएगा, तो हर साल क्या करेगा? वो कुछ ना कुछ पैसा जमा करते जाएगा. कि अभी उसने 30,000 रुपये जमा करे, तो नेक्स्ट ईयर क्या कर सकता है? वो 40,000 रुपीज रिटेन कर सकता है, फिर और रुपीज जमा कर सकता है. तो इन कैश, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? कुछ लाख रुपीज यहाँ जमा हो जाएंगे. तो उन्हीं रुपीज को वो आगे क्या कर सकता है? इस्तेमाल कर सकता है अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए, या फिर कोई अपना रिसर्च में इस्तेमाल करने के लिए, ऐसे प्रोजेक्ट में इस्तेमाल करने के जो रिस्की हो. ठीक है, तो क्या है ये? एक काम करता है एज अ कुशन फॉर सिक्योरिटी, कि भाई जब कहीं से नहीं मिलेगा तो कहां से मिलेगा? उसे रिटेन अर्निंग से पैसा मिल जाएगा बिजनेस फर्म को अपने उसमें इन्वेस्ट करने के लिए. ठीक है ना. सेकेंड पॉइंट आता है फंड्स फॉर न्यू एंड इनोवेटिव प्रोजेक्ट. जैसे मैं आपको एक्सप्लेन करा कि कई बार ऐसे प्रोजेक्ट्स होते हैं जहां पर इन्वेस्टर इन्वेस्ट करने को रेडी नहीं होते हैं, जहां पर हमें इन्वेस्टर नहीं मिल पाते हैं कि हम अपने बिजनेस में उसको उन रुपीज को इस्तेमाल कर सके. जैसे वो रिस्की प्रोजेक्ट क्या होते हैं? फाइनेंसिंग रिस्की और इनोवेटिव प्रोजेक्ट्स कौन से होते हैं? रिसर्च, एक्सपेंशन ऑफ प्रोजेक्ट एंड एक्सेट्रा. तो इस टाइम पे भी हमारा कौन सा काम आता है? हमारा ट्रेंड अर्निंग का रुपीज या मनी काम आता है, जिसको हम अपने ऐसे प्रोजेक्ट्स में, इनोवेटिव प्रोजेक्ट्स में या फिर न्यू प्रोजेक्ट्स में लगा सकते हैं जो कि क्या है? रिस्की है, जहां पर दूसरे इन्वेस्टर पैसा लगाने को तैयार नहीं है वहां पर. थर्ड इसका आता है फीचर क्या? कि मीडियम एंड लॉन्ग टर्म फाइनेंस है. रिटेन प्रॉफिट क्या है? जिसको हम कंसीडर करते हैं ओनरशिप फंड. क्योंकि किसका फंड है भाई? ओनरशिप फंड है. भाई जब पैसा कमा रहे हैं, इतना प्रॉफिट कमा रहे हैं 1 लाख का, तो उसको कौन इस्तेमाल करेगा? ओनर अपने लिए इस्तेमाल करेगा. लेकिन ओनर ने क्या करा? उसको आगे के लिए रख दिया. तो आखिर पैसा तो ये ओनर का ही है ना, जिसने पैसा लगाया है भाई स्टार्टिंग में, उस मालिक का पैसा तो है. दैट्स व्हाट इज कॉल्ड ओनरशिप फंड. ठीक है, और इट इज सर्व्ड फॉर विच
फॉर विच टाइप ऑफ फाइनेंस, मीडियम टर्म फाइनेंस ऑल्सो एंड लॉन्ग टर्म फाइनेंस ऑल्सो। लंबे समय तक के लिए काम आता है क्योंकि भाई ओनरशिप का फंड है, ओनर का फंड है, तो वो लंबे समय के लिए भी इस्तेमाल कर सकता है और मीडियम टर्म के लिए भी इसको इस्तेमाल कर सकता है। कन्वर्जन इनटू ओनरशिप फंड, अब इसको समझने के लिए पहले आपको समझना पड़ेगा बोनस शेयर क्या होता है। तो समझो इस चीज को यहाँ पर, द सरप्लस रिटेन अर्निंग्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू शेयर कैपिटल बाय इश्यू ऑफ बोनस शेयर। अब क्या होता है भाई, जब अपने कुछ इन्वेस्टर्स हैं, कंपनी कुछ इन्वेस्टर्स होते हैं, कंपनी है, ठीक है, एवरी कंपनी हैज सम गुड इन्वेस्टर्स यू कैन से, और यू कैन से फेथफुल इन्वेस्टर्स, क्या कह सकते हैं हम लोग, फेथफुल इन्वेस्टर्स, और वो इन्वेस्टर जिनको जो बहुत क्या कहते हैं कंपनी की अच्छी गुडविल में आते हैं, ठीक है। तो कई बार कंपनी क्या करता है, जब कंपनी अच्छा प्रॉफिट मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमाता है, तो इन लोगों को क्या करता है, फ्री ऑफ कॉस्ट क्या करता है, इनको शेयर्स इशू कर देता है। क्या करता है, शेयर्स इशू कर देता है। जो उसने पहले इनको शेयर्स इशू करे होंगे, वैसे ही इनको क्या, जैसे पहले शेयर इशू करे होंगे 100 रुपीज़ में एट 100 रुपीज़ ईच, तो क्या करता है, इनको वो फ्री में शेयर इशू कर दे रहा है। क्यों, ताकि इनको क्या मिले, एक मोटिवेशन मिले, क्या मिले इनको, मोटिवेशन मिले, और एक कंपनी के साथ आगे भी क्या रहे, फेथफुल रहें, और उसके बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में पैसा लगाने के लिए रेडी रहें, ठीक है। तो इसे हम बोलते हैं, जब ये फ्री में जो इन्हें फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर को इशू कराए इन्वेस्टर्स को, तो हम क्या कहते हैं इसको, बोनस शेयर। और ध्यान रखना, ये बोनस शेयर ये हर किसी को नहीं देता है, अपने फेथफुल इन्वेस्टर्स को देता है, जिन पे ये विश्वास करते हैं आगे तक के लिए, ठीक है ना। हर किसी को सिर्फ कुछ कुछ इन्वेस्टर्स को देता है, ठीक है। अब ध्यान दो, तो जब सरप्लस के में जब रिटेन अर्निंग को हम क्या कर रहे हैं, जो हमारा ये इन लोगों ने कैसे दे दिया है बोनस शेयर, कैसे इन्होंने शेयर्स जो है वो, ऐसे कि हमें 100 रुपीज़ के शेयर थे, वो फ्री में कैसे बांट दिए, किस किस पैसे को यूज करा है यहाँ पर, इन लोगों ने किस पैसे को यूज करा है यहाँ पर, रिटेन अर्निंग की मनी को। कौन सा पैसा यूज करा, रिटेन अर्निंग वाला पैसा यूज करा। तो उस मनी को जो उन्होंने खुद ही कमाया है, फिर से वापस कहाँ लगा दिया इन लोगों ने, बिजनेस में लगा दिया वापस दोबारा। तो इसलिए ने क्या बोला कि उन्होंने क्या करा, कन्वर्जन इनटू ओनरशिप फंड, यानी इनने जो रिटेन अर्निंग थी उसको बोनस शेयर के रूप में किसको दे दिया, अपने सिक्योरिटी होल्डर्स को दे दिया, ठीक है ना, शेयर होल्डर्स को दे दिया, कुछ शेयर होल्डर्स को, सबको नहीं, कुछ इन्वेस्टर्स को, जो इनके चुनिंदा इन्वेस्टर्स थे, सिलेक्टेड इन्वेस्टर्स थे, ठीक है। और इस तरह से क्या करा इन लोगों ने, इन्हें एक आउटफ्लो ऑफ कैश को रोक लिया, ठीक है। अपना जो कैश था उसको वापस कंपनी में ही इन्वेस्ट कर दिया, ठीक है, ताकि जो इन्वेस्टर है वो क्या हो जाए, बेनिफिटेड हो जाए इस चीज से, और आगे के लिए मोटिवेटेड हो कि वो आगे भी क्या करें, कंपनी में इन्वेस्ट करते रहें। तो ये क्या होता है, कन्वर्जन इनटू ओनरशिप फंड, यानी रिटेन अर्निंग को उन्हें ओनरशिप फंड में वापस लगा दिया। फिर आता है क्या, मोस्ट डिपेंडेबल सोर्स। वाकई जो हमारा रिटेन अर्निंग है वो क्या है, मोस्ट डिपेंडेबल है, क्योंकि जब कहीं से पैसा नहीं मिल रहा है, कोई भी इन्वेस्टर लगाने को तैयार नहीं है, तो यहाँ पर हम किस पे डिपेंड होंगे, दैट टाइम जो हमारे कंपनी का मैं ओनर है वो किस पे डिपेंड होगा, आपका रिटेन अर्निंग पे डिपेंड होगा। उसे लगेगा कि भाई रिटेन अर्निंग का पैसा, चलो उसी को इस्तेमाल कर लेते हैं, अभी कोई देने को तैयार नहीं मुझे पैसा। तो जब हम कहीं भी किसी भी एक्सटर्नल सोर्स से पैसा अरेंज नहीं कर पाते हैं, सो देन वी हैव टू डिपेंड ऑन आवर रिटेन्ड अर्निंग ओनली, यानी वो पैसा जो हमने पहले से सेव कर रखा है फ्यूचर अनसर्टेनिटीज के लिए। आगे लिखा है नो इंटरफेरेंस, यानी नो इंटरफेरेंस क्यों लिखा है यहाँ पर, भाई देखो, रिटेन अर्निंग का पैसा इस्तेमाल करने से क्या हो रहा है, ये पैसा वो किसको दे रहे हैं, किसके लिए इस्तेमाल कर दे रहे हैं, अपने उन शेयर होल्डर्स के लिए जो ऑलरेडी परचेज कर चुकी, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं, यानी जिन्होंने ऑलरेडी इसके शेयर्स परचेज कर रखे हैं। यानी इस तरह से ये न्यू शेयर होल्डर्स, नए शेयर होल्डर्स को यहाँ पर कंपनी में एंट्री नहीं दे रहा है, यानी पुराने शेयर होल्डर्स ही हैं, यानी नए शेयर होल्डर्स नहीं आएंगे तो क्या होगा, तो रिस्क ऑफ डिलीशन ऑफ कंट्रोल क्या होगा, कम हो जाएगा, या फिर होगा ही नहीं। डिलीशन ऑफ कंट्रोल मतलब होता है रिडक्शन ऑफ कंट्रोल। अभी भाई 5 ओनर हैं, कितने ओनर हैं, 5 ओनर यानी 5 शेयर होल्डर्स हैं जिनका क्या, जो कंपनी ओन कर रहे हैं, ठीक है। तो इन्हीं में वापस क्या हो जा रहा है, वो शेयर्स इशू जा रहे हैं। तो भाई ओनर तो उतने रहे, अगर 5 से ओनर 10 ओनर हो गए, कितने हो गए, 10 ओनर हो गए, तो क्या होगा, जो कंट्रोल होगा ना इनका कंपनी में, क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा। तो क्या होता है, क्योंकि 5 ओनर में ही क्या कर रहे हैं, वापस हम लोग एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स में क्या कर रहे हैं, बोनस शेयर्स के रूप में रिटेन अर्निंग्स को वापस भेज दे रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है, जो रिडक्शन ऑफ जो कंट्रोल जो डायरेक्शन ऑफ कंट्रोल है वो क्या हो रहा है, वो रिड्यूस हो रहा है, या फिर हमें कोई रिस्क नहीं है वहां पर, we don't have any risk of dilution of control because we are not increasing the owners। 5 owners थे, 5 ओनर अभी भी हैं, ठीक है। so in this way these are the features of retained earning। I hope it is clear to you, okay। At last, I just want to say, be safe and God bless you all.